हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका लर्निंग रूट्स ए टू जेड पर। आज हम कर रहे हैं 12th क्लास में है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि जब हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब द सडन स्टेबल चेंज इन द सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी कि जब भी क्रॉसिंग होती है पेरेंट्स के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में, जब क्रॉसिंग और मीटिंग के बाद जब उनके चिल्ड्रंस का जब बर्थ होता है तो उनका सीक्वेंस है जो वो किसी कारण से उसमें चेंज आ जाता है। वो चेंज हमने दो टाइप का पढ़ा था लास्ट क्लास में। या तो हो सकता है वो क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज आ जाएगा, या फिर हो सकता है वो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा। और एक हमने पढ़ा था पॉइंट म्यूटेशन यानी कि जीन म्यूटेशन। तो अब जैसे ऐसे जो वेरिएशन आ रहा है यानी कि वो सिमिलर नहीं है अपने पेरेंट्स के, तो उसकी वजह से क्या फर्क पड़ रहा है, अब कुछ डिजीज कोज हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ अगर रेगुलर नहीं है, उसमें कुछ चेंज आ गया तो उससे क्या होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी। और वो प्रॉब्लम ही हमें पढ़ रहे हैं कि वो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर जो लिखी हुई है, दो तरह की डिजीज लिखी हुई है। फर्स्ट है मेंडेलियन डिजीज, यानी कि जो इनहेरिटेंस बेस पे जो डिजीज होती है। यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर का मतलब क्या है, इन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था, द इनहेरिटेंस थ्योरी। यानी कि जो भी चीज आपके पास है वो सब आपको आपके पेरेंट्स से ही मिली है। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को डिजीज है तो वो डिजीज आप में भी ट्रांसफर होगी। तो यहाँ पर वो डिजीज दी गई है जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंडर आती हैं। नेक्स्ट इधर है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ये क्रोमोसोम्स की सीक्वेंस में या फिर क्रोमोसोम्स के नंबर में अगर कोई भी चेंज आया है तो उसकी वजह से कोई भी डिजीज होती है तो वो क्या कहलाती है। ये यहाँ पर फुल जो सेट होता है क्रोमोसोम का, आपको पता है भाई, हैप्लॉइड फॉर्म और डिप्लॉइड फॉर्म दो तरह की मेन फॉर्म जो मैक्सिमम मिलती हैं। यानी कि पेयर में जब क्रोमोसोम मिलते हैं जो नॉर्मल होते हैं, पर अगर उनमें उनके सीक्वेंस में या फिर स्ट्रक्चर में अगर चेंज आता है तो वो क्या कहलाता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। यानी कि उससे जो प्रॉब्लम होगी वो होती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो एक बार हम इन्हें रीड आउट करते हैं, फिर हम इन्हें हर फर्दर एक एक के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर यानी कि इनहेरिटेंस डिजीज, यानी कि जो आपको आपके पेरेंट्स से मिली है। फर्स्ट है हीमोफीलिया, यानी कि आपको पता होगा हीमोफीलिया का मतलब ये एक छोटा सा कट आपको लग जाएगा तो खून बहने से रुकेगा नहीं, और छोटे से यानी कि आपको एक कांटा चुभने की वजह से भी आपकी मौत हो जाती है, क्योंकि जो ब्लड है हमारा उसकी क्लोटिंग नहीं हो पाती। नेक्स्ट है सिस्टिक फिब्रोसिस, इसमें जो नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। फिर है कलर ब्लाइंडनेस जो कि एक वेरी वेल नोन डिजीज है, कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें हम रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फिर है फाइनलोक्लेटोनुरिया, और नेक्स्ट है थैलेसीमिया। ठीक है, थैलेसीमिया क्या होता है, ब्लड की जो कमी होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे ये कुछ डिजीज है, इसमें एक बात ध्यान रखना, अगर ये डिजीज आपको है तो ये 100% आपके बच्चों में ट्रांसफर होती ही है। ठीक है, यानी कि डिजीज अगर आपके पास है तो आपको बच्चों में भी ये डिजीज जरूर ट्रांसफर होंगी। और इधर हमारे पास है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में जो डिफरेंस आता है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर जो डिजीज होती है, फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, नेक्स्ट है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, और नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, अब इससे पहले आपको एक बात और जो है समझनी चाहिए कि हमें पता है भाई जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स में कितने होते हैं, 23 पेयर। पेयर मतलब टोटल कितने हो गए, 46। तो इसमें गौर करने वाली बात ये है कि जो आप मतलब कि छोटी सी क्लास में भी मतलब ये लगा लो 7th 8th क्लास में आपको ये पता लग जाता है। अभी कुछ जो क्रोमोसोम होते हैं 23 पेयर, इसमें से 22 पेयर्स यानी कि 44 को बोलते हैं हम ऑटोजोमल, ऑटोजोमल क्रोमोसोम। और वन पेयर जो कि लास्ट होता है 23rd, यानी लास्ट वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सेक्स क्रोमोसोम। यानी कि वो क्रोमोसोम जो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। अब ऑटोजोमल का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट 22 पेयर होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में ही कॉमन होते हैं, उतने ही वही शेप साइज और वही सीक्वेंस मेल में होगा और वही शेप साइज और सीक्वेंस वो फीमेल में होगा। यानी कि ये लगाओ कि अगर आपके पेरेंट्स में यानी मेल आपका फादर और आपका मदर दोनों के ही पास है जो ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स हैं, वो तो दोनों के पास से ही 22 आएंगे हैप्लॉइड फॉर्म में।
फिर जो 23rd आना होता है, यानी कि जो ये लास्ट वाला होता है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम, जो कि मेल में एक्स और वाई होता है और फीमेल में एक्स एक्स होता है, ये डिफाइन करता है कि जो मतलब कि फॉर्मेशन होगा जाइगोट का, जो भी आगे फर्दर जो इंडिविजुअल पैदा होंगे वो मेल होगा कि फीमेल होगा। तो ध्यान रखना 22 पेयर यानी कि 44 क्रोमोसोम्स तो होते हैं ऑटोजोमल, और जो 23rd पेयर होता है यानी कि उसे बोलते हैं हम सेक्स क्रोमोसोम। तो इनमें कुछ डिजीज हैं जो कि या तो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक होंगी या फिर वो ऑटोजोमल होंगी, ठीक है। और इधर ही सेम यहाँ पर है, ये जो लास्ट 2 हैं ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है, और फर्स्ट डाउन सिंड्रोम क्या है, ये ऑटोजोमल डिजीज है, ठीक है। तो अब हम मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो डिजीज हैं उन्हें एक एक करके हम समझेंगे कि कैसे उसकी क्या रीजन है और कैसे वो डिजीज होती है हमारी बॉडी में, तो उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो फर्स्ट है हमारी जो मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो इनहेरिटेंस डिजीज है, मतलब कि दोज डिजीज विच ट्रांसफर फ्रॉम योर पेरेंट्स टू इन चिल्ड्रन। तो हीमोफीलिया ये डिजीज थी, तो ये किसने मतलब सबसे पहले डिस्कवर की थी, जॉन ओटो 1803 में। मतलब डिस्कवर का मतलब ये नहीं है कि ये स्टार्ट ही मतलब 1803 में हुई थी, यानी कि ये डिजीज को पहले मतलब आइडेंटिफाई किया गया था कि ऐसा भी होता है, ठीक है। जॉन ओटो वाज फर्स्ट साइंटिस्ट विच आइडेंटिफाइड दिस डिजीज इन 1803। तो मीनिंग ऑफ हीमोफीलिया मीन, हीमो मीन ब्लड, फीलिया मतलब डिक्रीज, यानी कि ब्लड के अंदर कुछ कम हो रहा है। तो क्या कम हो रहा है अभी हम देख रहे हैं। फर्स्ट क्या है, सेक्स लिंक, क्या फर्स्ट लाइन है, सेक्स एक्स लिंक्ड। सेक्स का मतलब यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज है। और एक्स लिंक्ड, एक्स लिंक्ड का मतलब क्या है, यानी कि जो आपको पता है, यानी फीमेल में जो एक्स एक्स क्रोमोसोम थे और मेल में एक्स वाई क्रोमोसोम था। तो ये डिजीज कहाँ, ये जो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, एक्स वाला जो क्रोमोसोम है ना वो रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि फर्दर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये सेक्स रिसेसिव डिजीज भी बोल सकते हैं, या फिर सेक्स एक्स, यानी कि सेक्स में भी एक्स, यानी कि एक्स और वाई में से कौन सा होगा, एक्स होगा, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और क्या ये रिसेसिव, यानी कि सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन पे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और इसलिए क्या ही रिसेसिव डिजीज है। अब क्रिस क्रॉस डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्रिस क्रॉस यानी कि दोज डिजीज विच आर कोज फ्रॉम इन द फर्स्ट जनरेशन इन मेल एंड सेकंड जनरेशन इन फीमेल एंड थर्ड जनरेशन इन मेल एंड अगर फोर्थ जनरेशन इन फीमेल। याद रखो कि अगर, एक बार इसका मतलब कि डेफिनेशन ध्यान से समझना है इसकी, अगर लगा लो कि अगर ये डिजीज आप अगर फादर हो, तो ये डिजीज अगर आप में है, तो नेक्स्ट ये डिजीज आपकी डॉटर में होगी, आपके सन में नहीं होगी। अब उसके बाद क्या होगा, अगर ये डिजीज डॉटर में होगी तो अगली बार ये इस डॉटर की सन में होगी, और अगली बार ये फिर डिजीज इस सन की डॉटर में होगी। यानी कि ध्यान रखना, एक बार ये मेल में, फिर फीमेल में, फिर मेल में, फिर फीमेल में। तो इसलिए क्या बोलते हैं इसे हम, क्रिस क्रॉस डिजीज, ठीक है। और इसके लिए इसको हम डिजीज को क्या बोलते हैं, रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्वीन विक्टोरिया का नाम आपने सुना ही होगा, जो 1800 सेंचुरी में जो इंग्लैंड है, यानी कि इंग्लैंड की महारानी थी, तो उसमें ये डिजीज आइडेंटिफाई की गई थी। अब ये नहीं पता ये डिजीज इसको इसके पेरेंट से मिली थी या फिर कोई जीन म्यूटेंट हो गया था तब इसके अंदर ये डिजीज आई थी। तो पर इसके बाद इसकी जितनी भी जनरेशन है उन सब में ही ये डिजीज कोज हो रही है, हर किसी, यानी कि इसके लड़के में, इसके आगे फर्दर ग्रैंडसन में या फिर ग्रेट ग्रैंडसन में भी ये डिजीज ट्रांसफर हो रही है ड्यू टू द क्वीन विक्टोरिया। अब ये डिजीज होती कैसे है, तो ये हमारे पास एक क्या है, एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। ये मेल का है या फीमेल का है, ठीक है, ये एक एक्स क्रोमोसोम है। अब होता क्या है, यहाँ पर फर्दर डिवीजन किस लिए कर रखी है, यानी कि एक जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन, अलग अलग जीन है ये। तो होता क्या है, ये यहाँ पर जो लास्ट के 2 हैं, तो ये अगर ये जीन होता है लास्ट का फर्दर जीन, अगर इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो यहाँ पर, ठीक है, तो वो एंजाइम या फिर वो प्रोटीन जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लोटिंग क्या होती है, यानी कि ये लगाओ कि अगर आपको कहीं भी कट लग जाता है तो खून बहना स्टार्ट हो जाता है, तो उस आप देखते हो कुछ देर बाद वो जो खून बहना रुक जाता है। क्यों, क्या वहां पर खुरंड आ गया और उससे क्या बात हो गया, वो जो ब्लड है वो रिमूव नहीं हो रहा है, अब वो रुक गया है, तो क्या हो रहा है, वो ब्लड क्लॉट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही जो भी प्रोटीन उस ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, ये जीन जब भी म्यूटेंट हो जाता है तो वो जीन नहीं बनता,
तो उसके बाद क्या हो जाता है, देयर आर सिम्टम्स क्या राइज होते हैं यहाँ पर, वो है फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉट्स, यानी कि जब भी हमें माइनर कट लगता है, यानी कि ये लगा लो कि अगर आपको छोटा सा कांटा भी चुभ जाता है तो आपको ब्लड लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, खून बहता रहता है, फिर उससे क्या होगा, अब ब्लड नहीं रुकेगा बॉडी में तो क्या होगा, एक्सेस ब्लीडिंग ऑफ द ब्लड क्या हो जाता है, फिर आदमी की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, याद रखना, ये हमारा फर्स्ट था हीमोफीलिया। नेक्स्ट डिजीज है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये एक वेल नोन डिजीज है, आप सबको इस बारे में पता ही होगा कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है। जब भी आप अपना ये लगा लो कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो तो आपको एक पेज पे लाइनिंग पे मतलब फिंगर क्रॉस करवा के दिखाते हैं वहां पर। ठीक है, यानी कि बोलते हैं रेड कलर पर, ग्रीन कलर पर, येलो कलर पर आप फिंगर आउटलेट करो, यानी कि आइडेंटिफाई करो कि कहाँ कहाँ से वो कलर मूव हो रहा है। तो उससे क्या जानना चाह रहे हैं, वो ये देखना चाह रहे हैं कि क्या आप के अंदर कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। तो कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है, तो सबसे पहले इस डिजीज के बारे में किसने आइडेंटिफाई किया था, ये है हॉर्नर, और कब किया था, 1876 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना, ये डिजीज डिस्कवर नहीं हुई थी, यानी इस डिजीज के बारे में पता लगा था कब, 1876 में। तो क्या था, इसकी की रेटिना में है जो क्या होता है, एक रेड कोन और एक ग्रीन कोन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जब भी अगर ये हमारी आईज है, जब भी हम आईज के बारे में पढ़ेंगे तो रेटिना होती है जो यहाँ पर रेड कोन और ग्रीन कोन होते हैं। ठीक है, तो कोई भी जीन जो कि इनकी फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो जीन म्यूटेंट हो जाता है। तो उससे क्या हो जाता है, म्यूटेंट होने के बाद अब वो कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि आप कौन सा कलर है जो वो आपको जो विजिबल हो रहा है उसका कलर क्या है। ठीक है, तो मेनली डिजीज क्या है, रेड ग्रीन कलर डिसऑर्डर है, यानी कि आप ग्रीन कलर और रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। ठीक है, ये भी क्या है, सेक्स एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ठीक है, यानी कि ये भी एक, यानी कि जहां पर भी सेक्स लिंक डिजीज का मतलब क्या होगा, यानी कि ये डिपेंड करती है कि ये मेल में है कि फीमेल में है। ठीक है, अब जो क्रिस क्रॉसिंग है सेम वही है कि अगर अगर आप में है, अगर आप मेल हो तो नेक्स्ट आपकी डॉटर में ट्रांसफर होगी, अगर आप फीमेल हो तो ये नेक्स्ट आपकी सन में ट्रांसफर होगी। ठीक है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है। अब यहाँ पर भी सेम जो मैंने लास्ट वीडियो जो लास्ट डिजीज में आपको बताया था हीमोफीलिया, वहां पर भी जो एक्स क्रोमोसोम था वही सेम क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए भी। और इसके लिए जो सिम्टम्स क्या होंगे, यानी कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर डिजीज है, तो आप जब भी रोड से जा रहे होगे तो आपको जो मतलब कि ट्रैफिक लाइट होती हैं वो लाइटें जो आपको आइडेंटिफाई नहीं हो पाए, क्योंकि यू नो व्हाट आर कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट, रेड येलो ग्रीन, तो वही कलर आपको दिखाई नहीं देंगे। तो यही इसके सिम्टम्स होंगे, फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। आपको लाल और हरे रंग में आप आसानी से ये बता नहीं सकते हो कौन सा कलर रेड है कौन सा कलर ग्रीन है। नेक्स्ट डिजीज है थैलेसीमिया डिजीज। तो थैलेसीमिया डिजीज भी एक वेल नोन डिजीज है, जिसमें आप देखते होंगे कि जिसमें मतलब जिसको भी ये डिजीज हो जाती है तो उसे बार बार ब्लड चढ़वाने की जरूरत पड़ती है, वो बार बार हॉस्पिटल जाता है, उसे मतलब कि अपने सेम जो उसका ब्लड ग्रुप है उससे ब्लड लेना पड़ता है और फिर ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है ब्लड का। ठीक है, तो इसमें मेनली होता है क्या है, तो ये जो डिजीज है ये आइडेंटिफाई की थी कूली ने, कब किया था, 1925 में। 1925 में डिजीज है जो कूली ने आइडेंटिफाई की थी, थैलेसीमिया। अभी ये इसको क्या बोलते हैं हम, मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। तो मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर, तो जैसे कि आपको पता होगा कि मेडिटेरियन सी कहाँ है, ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में एक स्पेस है, वहां पर ही ये कंट्री, ये जो सी है ये प्रेजेंट होता है। तो मेनली जो भी कंट्रीज उस मेडिटेरियन सी के आसपास है, जैसे कि स्पेन, फ्रांस, इटली, ठीक है, और अगर अफ्रीका में आए तो ट्यूनीशिया, लीबिया, अल्जीरिया, मोरक्को, तो ये सब वो कंट्रीज है जहां पर थैलेसीमिया डिजीज जो ज्यादा मतलब मिलती है। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है कि ये कहीं और नहीं मिलती, पर वहां इसका मतलब पाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसी वजह से हम इसे मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ये हमारे इंडिया में भी बहुत मतलब कि एक वेल नोन डिजीज हो चुकी है, यानी कि जिसको भी डिजीज होती है तो वो बार बार फिर हॉस्पिटल वगैरह में जाता है, फिर वहां से बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज नहीं है, ये ऑटोसोमल डिजीज है, और ये क्या है, रिसेसिव है, यानी कि सेम वही है कि ये होमोलॉगस कंडीशन में ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है। ठीक है, फिर क्या है, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर भी हम इसे बोलते हैं। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा।
तो यहाँ पर ये क्वांटिटी डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है द रिड्यूस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन। तो ग्लोबिन चेन का यानी कि जो हीमोग्लोबिन है, जो उसकी चेन है, अब वो उसकी जो सिंथेसाइजेशन है उसमें अमाउंट कम हो जाती है। आप इसको ऐसे लेके चल सकते हो कि हो सकता है कि अभी सिंथेसिस से पहले अगर यहाँ पर 100 ग्लोबिन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो जब मोलिक्यूल प्रेजेंट है तो आगे जब वो सिंथेसाइज करेंगे तो 100 नहीं होंगे, वो इससे कम होंगे, 70 होंगे, 60 होंगे, 85 होंगे, पर 100 ही नहीं होंगे। तो इससे क्या हुआ, ये क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि ये अमाउंट ब्लड में हीमोग्लोबिन की अमाउंट को कम कर देते हैं, जिससे जो हमारी मतलब कि जो ब्लड है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए बार बार फिर न्यू ब्लड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये मेनली थैलेसीमिया डिजीज थे। नेक्स्ट है हमारी सिस्टिक फिब्रोसिस। तो सिस्टिक फिब्रोसिस भी एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जिसमें मेनली क्या होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी कि सेम वही कि ये फर्स्ट 22 क्रोमोसोम्स में ही किसी क्रोमोसोम पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है। और ये कौन से क्रोमोसोम पर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, 7 पर, 7th वाले पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली होता है क्या, सिस्टिक फिब्रोसिस में, यानी कि इसके जो मेन सिम्टम्स क्या है, एक्सेसिव थिक म्यूकस। तो म्यूकस क्या होता है, म्यूकस हमारी सेल के पे एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, जो सेल्फ डाइजेशन को या फिर जो अदर कोई भी बैक्टीरिया या फिर कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो उसे रिमूव करती है, ताकि वो डायरेक्ट सेल के कांटेक्ट में ना आ पाए। तो फिर उससे क्या करता है, ये एक्सेसिव यानी कि उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है। ये लगा लो कि अगर ये कोई सेल है तो इसके बाहर इतनी म्यूकस प्रेजेंट है, तो इसकी अमाउंट क्या होगी, ये ज्यादा प्रेजेंट होगी। तो इससे होता क्या है, तो इससे क्लोगिंग इन द लंग, लीवर एंड पेनक्रियाज। तो इससे क्या, क्लोगिंग का मतलब क्या होता है, रोकना, और होद यानी कि एक किस्म से रुकावट हो जाती है। तो यानी कि रुकावट कैसे हुई है, वहां पर म्यूकस की अमाउंट ज्यादा हो गई, तो उससे क्या होगा, क्लोगिंग इन लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े हैं जो वो रुक जाते हैं, लीवर में और पेनक्रियाज में उनकी जो डक्ट होती है वहां पर भी म्यूकस की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है ये फिनाइल कैनिटोनोरिया। तो इस डिजीज में क्या होता है, ये एक क्रोमोसोम नंबर 12 होता है जो सीक्वेंस में, यानी कि जो क्रोमोसोम सेट होता है उसमें जो 12 नंबर का क्रोमोसोम होता है वहां पर जीन म्यूटेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। रिसेसिव आपको पता है, ऑटोसोमल मतलब कि ये 12 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि 22 1 से लेकर 22 क्या होते हैं ऑटोसोम्स, और 23rd यानी लास्ट क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि ये मेटाबॉलिक का मतलब होता है मतलब कि बहुत सारी हमारी बॉडी में जो चेन रन होती हैं, यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट वो सबस्ट्रेट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उनके बीच में रुकावट पैदा करता है। जैसे कि यहाँ पर जो मेन है, ये एक है फिनाइलानीन होता है, जो ये कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये जब प्रोडक्ट बनता है टायरोसिन, तो इसके लिए एक एंजाइम है, वो है फिनाइलानीन हाइड्रोलेज। तो जो हाइड्रोलेज एंजाइम है, ये कौन बनाता है, ये बनाता है क्रोमोसोम नंबर 12 में ही कोई जीन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पर अगर म्यूटेशन हो जाती है और वो जीन अब वहां पर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर ये जो फिनाइलानीन हाइड्रोलेज एंजाइम है अब ये नहीं बन रहा, तो उसके बाद क्या होगा, जो फिनाइलानीन जो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो फिनाइलानीन है जो इसके अमाउंट हमारी ब्रेन में हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाती है। और उसके बाद जब ये बहुत ज्यादा बॉडी में जब हो जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है फिनाइलोप्यूरविक एसिड में। अब ये जो फिनाइलोप्यूरविक एसिड होता है, अब ये एक्युमुलेशन यानी कि इकट्ठा स्टोर हो जाता है कहां पर, ब्रेन में। ठीक है, तो ब्रेन में जब ये फिनाइलोप्यूरिक एसिड की अमाउंट जब ज्यादा हो जाती है, तो फिर ये क्या कोज करता है, ये कोज करता है मेंटल रिटार्डेशन। अब मेंटल रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है ना, कि मानसिक अवस्था से अब वो कोई भी जो भी इंडिविजुअल है जिसको ये दिक्कत है, अब वो मतलब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, उसका दिमाग जो वो नॉर्मल नहीं है, रिटार्डेड का मतलब क्या था, परेशान है। ठीक है, यानी कि वो समझ नहीं रहा है जो चीज हम उसे समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं हम, इडियट, यानी कि जो मूर्ख। अब ये जो दिक्कत है, यानी कोई भी बच्चा अगर मूर्ख है, अगर वो समझाने से अगर मतलब कुछ छोटे लेवल पर ही चाइल्ड ब्रेन में ही ये दिक्कत शुरू हो जाती है और वो मतलब कि ज्यादा चीजों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको कौन सी डिजीज है, फिनाइलोक्लेटोनुरिया। ठीक है, नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया जो डिजीज है, जो मतलब कि मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इसमें ये किसने आइडेंटिफाई किया था, हैरिक ने। ठीक है, कब, 1910 में, 1910 में जो हैरिक ने सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया डिजीज को आइडेंटिफाई किया। तो इसमें होता क्या है, तो सिकल शेप आरबीसीज बन जाते हैं। तो सिकल शेप का मतलब क्या होता है,
देखो ये अगर कोई भी एक नॉर्मल शेप है आरबीसी की, तो किस में कन्वर्ट होती है, सिक्कल। सिक्कल का मतलब होता है फ्लैटेंड शेप में, ठीक है, इस तरह फ्लैटेंड शेप में या लगा लो, फिर इधर इस तरह, ये क्या हो जाती है, सिक्कल शेप में कन्वर्ट हो जाती है हमारी आरबीसी, और राउंड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं हो पाती। तो ये डिजीज क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और ये होता कैसे है, यानी कि जब भी इन एचबी चेन, यानी कि जो हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की बीटा चेन होती है, उसमें होता क्या है, जो ये लगाओ कि देखो जैसे कि ये कोई भी एक हीमोग्लोबिन की चेन है, तो जो उसमें 6 1 2 3 4 5 6 में यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, ग्लूटामिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। पर यहाँ पर म्यूटेशन होने की वजह से ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, वेलाइन में, ठीक है, वेलाइन, ठीक है, यानी कि क्या है, सिक्स्थ पोजीशन 6 में क्या होता है, ग्लूटामिक अमीनो एसिड रिप्लेस बाय द वेलाइन। तो होता कैसे है, ये ध्यान से देखो, अगर ये यहाँ पर डीएनए है, तो डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, डीएनए का एमआरएनए में कन्वर्ट होना, तो क्या कन्वर्ट होगा, सी का क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, जी, एक टी का ए और सी का जी, तो ये कोड किसको रिस्पॉन्स करता है, ये करता है ग्लूटामिक एसिड को, ठीक है, ग्लूटामिक अमीनो एसिड को। ये तो नॉर्मल फॉर्म में होता है, पर जब भी कोई म्यूटेशन होने के बाद क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, डीएनए था, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद किस में कन्वर्ट होगा, ये आरएनए में, यानी कि एमआरएनए में। तो एमआरएनए के बाद क्या होगा, इस कॉम्प्लीमेंट्री कैसे बनेगी, सी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जी। अब ए का क्या होता है, टी, पर टी आरएनए केस में नहीं होता, उसके साथ क्या रिप्लेस कर रहा है, यूरेसिल, ठीक है, यानी कि यू और जी, फिर क्या है, ग्वानिन, ठीक है, ये दो बार से फिर, तो जी यू जी, नॉर्मल कंडीशन में क्या था, जी ए जी, किसके लिए था, ग्लूटामिक के लिए, पर यहाँ पर क्या बन गया, जी यू जी। तो यहाँ पर ये क्या किसको आइडेंटिफाई करेगा, वेलिन अमीनो एसिड को, ठीक है, यानी कि अब 6th पोजीशन पर वेलिन आ गया, जो पहले क्या था, ग्लूटामिक एसिड था, ठीक है। तो वेलिन आने के बाद अब सीक्वेंस चेंज हो गई, सीक्वेंस चेंज होने के बाद अब वो एकदम से नया फंक्शन बनाएगा, उसकी स्ट्रक्चर चेंज होगी, तो फंक्शन भी चेंज होगा। तो अब उसने किसको रिस्पॉन्सिबल कर दिया, उसकी शेप को, यानी कि जो सेल थी अब वो किसमें कन्वर्ट होगी, पहले राउंड थी, तो अब वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब जो मेन इफेक्ट क्या होते हैं, यानी कि एक तो हीमोग्लोबिन की चेन में जब ऐसे चेंज आता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी उसकी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि वो और लंग्स से कम अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है। और नेक्स्ट क्या है, शेप ऑफ आरबीसी सिकल शेप, तो कैसे कन्वर्ट हो जाती है वो, मतलब कि जो आरबीसी थी अब वो क्या बन गई, मतलब कि पहले राउंड शेप में थी, अब वो किस शेप में आ गई, सिकल शेप में। अब हम कर रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि अब मेंडेलियन डिसऑर्डर है जो, वो उससे जो डिजीज कोज होती है वो तो हम कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि यहाँ पर पूरे का पूरा जो क्रोमोसोम है वो या तो डिलीट हो रहा है, या वो रिप्लेस हो रहा है, या फिर कुछ नया आके जुड़ रहा है, ठीक है, तो वो होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। तो फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम डिजीज है जो, ये कैसे कोज होती है, यानी कि जो भी 21st क्रोमोसोम, यानी कि जो 21वां क्रोमोसोम था उसमें जो चेंज आ जाता है, अब वो क्या चीज आता है, वो होता है ट्राइजोमी। ट्राइजोमी का मतलब क्या होता है, यानी कि ट्राइजोमी मतलब कि अगर लगा लो कि ये 21वां क्रोमोसोम है, इसमें एक और आगे जुड़ जाएगा, ठीक है, एक और आगे जुड़ने के बाद क्या हुआ, अब यानी कि 46 क्रोमोसोम नहीं है, अब 47 क्रोमोसोम है। तो वो कंडीशन जहां पर पेयरिंग नहीं होती क्रोमोसोम्स की, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एन्यूप्लॉइडी। क्या बोलते हैं हम, एन्यूप्लॉइडी, ठीक है, यानी कि एक पेयर में होने के बाद एक वहां पर रिमेन रह रहा है, ठीक है। और ये ऑटोसोमल, यानी कि पहले 22 में ही है, यानी कि 21वां क्रोमोसोम है, तो ये क्या है, ऑटोसोमल है। तो ये किसने इसको आइडेंटिफाई किया था, इस डिसऑर्डर को, ये था लैंगडोंग डाउन। कब किया था, 1866 में, 1866 में लैंगडोंग डाउन जो एक साइंटिस्ट था, उसने इस डिजीज को उससे पहले आइडेंटिफाई किया था। अब इसमें होता क्या है, तो इसकी जब क्रोमोसोम 21वां, जो अब यहाँ पर 3 यानी कि ट्राइजोमी 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, अब वो 2 नहीं, यानी कि पेयर में नहीं है, वहां पर एक और आके जुड़ गया। तो मेन जो दिक्कत है क्या होती है मंगोलियन आईफोल्ड। मंगोलियन आईफोल्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि जैसे कि चाइनीज या फिर कोरियन आदमी देखे होंगे आपने, जिसकी आंखें जो मिची मिची सी होती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड होती हैं, ठीक है, तो वो क्या होती है, मंगोलियन आईफोल्ड। नेक्स्ट ओपन माउथ, यानी कि जो माउथ वो मैक्सिमम टाइम खुला रहता है। फिर है प्रोस्टेटेड टंग्स। प्रोस्टेटेड टंग्स का मतलब क्या होता है, यानी कि जीभ है जो वो कुछ ज्यादा ही बाहर निकलती है,
ठीक है, यानी कि ज्यादा लंबी जीभ लगा लो आप, इसका मतलब ये हो कि जीभ है जो ज्यादा बाहर निकल जाती है। प्रोजेक्टेड लोअर लिप्स, तो जो जो नीचे वाला होठ है वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, प्रोजेक्ट मतलब कि उसमें उभार थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी लूप्स इन फिंगर टिप्स, यानी कि जो फिंगर टिप्स हो गए हमारे, ये लगा लो कि जो ऐसे फिंगर टिप्स है तो उसमें मैनी लूप्स बहुत सारे पॉइंट, मतलब कि डिवीजन बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ आप बता सकते हो कि भाई क्या कैसे हम सिम्टम्स देख के बता सकते हैं कि किसी भी अगर इंडिविजुअल में ये सिम्टम्स हैं तो उसे क्या है, डाउन सिंड्रोम डिजीज है। तो इसके बाद इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो सबसे पहला इफेक्ट है मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जो मानसिक अवस्था से वो बच्चा या वो स्वस्थ नहीं होता। आईक्यू लेवल जो उसका वो यानी कितना होता है 40 से नीचे होता है, यानी कि वो एक किस्म से इडियट ही माना जाएगा, यानी कि उसका आईक्यू लेवल ज्यादा अच्छा नहीं है। और फिजिकल और साइकोमोटर रिटार्डेशन, यानी कि फिजिकल रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, वो शारीरिक रूप से भी सक्षम नहीं है, असक्षम है। और साइकोमोटर यानी कि चीजों को वो टाइम से कैच नहीं कर पाता है। तो ये है डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम और एक उससे नेक्स्ट है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये दोनों ही क्या हैं, ये सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर हैं, यानी कि जो हमारा 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसमें डिसऑर्डर आ जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। तो ये क्या होता है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, ये मोनोजोमी का मतलब क्या होता है, एक क्रोमोसोम परमानेंट डिलीट हो जाता है, यानी कि अब वहां पर क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 46 की बजाय कितने हैं 45, यानी कि ऑटोजोम क्या है वो सेम है 44 है। और यहाँ पर क्या है x0 का मतलब क्या है, यानी कि एक नहीं है, तो अब यहाँ पर एक अट गया। ठीक है, तो वो क्या अब x ही है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर सिंपल x है तो किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फीमेल के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि x फीमेल xy मेल, यानी कि सिंपल x है तो ये क्या होगा यहाँ पर 45 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ये फीमेल ही प्रोड्यूस होगी। और तो उसमें मतलब कि जब एक क्रोमोसोम के हटने से जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो यहाँ पर है। जैसे कि फर्स्ट सिम्टम्स क्या होगा, वो होता है शॉर्ट हाइट फीमेल, यानी क्या बताया मैंने, जब भी एक एक्स होगा तो वो क्या होगा, फीमेल ही होगा। शॉर्ट हाइट मतलब कि यानी कि 5 फुट से क्या होगी, वो हाइट कम होगी उसकी। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी हेयर एब्सेंट, यानी कि शरीर पर बॉडी पर कहीं पर भी हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इसके बाद क्या है, अंडर डेवलप ब्रेस्ट, यानी कि जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होती है वो फुल्ली मैच्योर नहीं होती है, उसे क्या बोलते हैं, अनडेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट। अब देखो जैसे कि फीमेल है तो फीमेल जो रिप्रोडक्शन करते हैं तो वो जब ओवम प्रोड्यूस करेंगे तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एमसी साइकिल है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो उसकी रनिंग होगी। पर यहाँ पर वो जो साइकिल है वो अपसेंट है, वो नहीं रन हो रही है। तो जब वो रन नहीं होगी तो साथ सिंपल बात है कि फीमेल जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, एग या फिर ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वो फीमेल क्या होगी, स्ट्राइल होगी। ठीक है, क्या होगी, वो स्ट्राइल होगी, यानी कि वो फर्दर आगे अपने बच्चे पैदा नहीं कर सकती है। और जैसे ही फिर इधर हमारा जो नेक्स्ट है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। तो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी एक सेक्स लिंक्ड, यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोम है जो वहां पर प्रॉब्लम अराइज होती है। यहाँ पर क्या होगा, ट्राइजोमी या फिर टेट्राजोमी। अब ये बिल्कुल इसका उल्टा है, यहाँ पर एक अगर डिलीट हो गया तो यहाँ पर डिलीट नहीं, यहाँ पर एक आके जुड़ गया, वो एडिशन हो गया। एडिशन कैसे होगा, ट्राइजोमी, यानी कि 3 बन जाएंगे, यानी कि जो एक्स क्रोमोसोम था और जो सेक्स क्रोमोसोम था अब वो पेयर की बजाय अब 3 हो गए, वहां पर ट्रिपलिंग होगी। तो क्या बन गया, अगर एक एक्स एक्स्ट्रा आगे जुड़ जाएगा तो एक्स वाई क्या होता है, एक्स वाई क्या होता है, मेल, यानी कि प्रोड्यूस क्या होगा, कि मेल होगा। पर उसमें जब एक एक्स एक्स्ट्रा है तो एक्स किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, वो फीमेल के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसके पास यानी कि वो मेल तो होगा पर एक्स्ट्रा जो एक्स आ गया है उसके उसमें करैक्टर आ जाते हैं, यानी कि एक ऐसा लड़का जिसमें लड़कियों जैसे गुण होते हैं वो क्या होते हैं, ट्राइजोमी। यानी कि जैसे क्या बोलेंगे हम, टेट्राजोमी भी हो सकता है, जैसे कि यानी कि 1 मोर एक्स्ट्रा, यहाँ पर 2 है जो एक्स क्रोमोसोम आके जुड़ गए, यानी कि यहाँ पर फेमाइन कैरेक्टर और ज्यादा आ जाएंगे। तो मेन सिम्टम्स क्या होंगे यहाँ पर, फर्स्ट है मेल विद द लॉन्ग लेग्स, यानी कि जो मेल होगा वो उसकी हाइट ज्यादा होगी, जो लेग्स होंगी वो ज्यादा लंबी होंगी। टेस्टिस स्मॉल, यानी कि जो टेस्टिस होते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जो टेस्टिस होते हैं उनका साइज कम हो जाता है, वो स्मॉल साइज के होते हैं।
नेक्स्ट है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, यानी कि वो मेल है, मेल होने के बावजूद उसमें ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी जो मेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है ड्यू टू द वन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्राइल। तो यहाँ पर जो टेस्टिस स्मॉल है वो मेल गैमेट यानी कि स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होते हैं स्ट्राइल। अब मेन जो बात है यहाँ पर, यानी कि जो टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये मेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि इनुक। इनुक क्या होते हैं, यानी कि जो किन्नर, जो हमारे समाज में किन्नर समाज है उसकी वो कैसे वजूद में आता है, तो उसके लिए हम जो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है जो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो आई होप यू विल एंजॉय द टॉपिक। और अगर फिर भी अगर म्यूटेशन डिसऑर्डर या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।